छोटे से पुराने घर के बाहर एक तूफान आया है और घर के अंदर एक बूढ़ी औरत अपने बूढ़े घुटने पर एक बच्चे को उछालती है। बच्चा हंसता है क्योंकि ये बूढ़ी औरत उसके लिए अजीब चेहरे बनाती है, इसे मनोरंजन देते हुए, क्योंकि वो अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है, जो कि दोनों बाहर गए हुए हैं। बूढ़ी औरत को अब आराम की जरूरत है। वो भूल गई थी कि बच्चे की देखभाल करना कितना मुश्किल होता है। चलो अब्बास, अब हम दोनों एक नैप लेते हैं, तब तक तुम्हारे माता पिता भी आ जाएंगे। वो उठती है और बच्चे को पास के कमरे में ले जाती है, जो ऐसा दिखता है जैसे एक समय में ये नर्सरी था, लेकिन कई वर्षों से इसमें कोई नहीं आया। जैसे ही वो बच्चे को पालने में डालने लगती है, हवा का एक तेज झोंका कमरे में आता है। वो बच्चे को इसमें डालकर खिड़की की ओर जाती है और इसे बंद कर देती है। इसे किसी ने गलती से खुला छोड़ दिया होगा। हवा के कारण कमरा ठंडा हो गया है, लेकिन उसके पास इसे दूर करने का भी उपाय है। वो एक छोटी सी क्लोजेट के पास जाकर इसे खोलती है। बूढ़ी औरत अपना हाथ बढ़ा के इसकी टॉप शेल्फ से कुछ निकालने की कोशिश करती है। ये रहा। वो बेबी ब्लैंकेट को नीचे उतारती है, एक नरम बेबी ब्लू रंग का ब्लैंकेट जिस पर जानवर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये लंबे समय से यहाँ था, और वो पालने की ओर जाने से पहले इसे जोर से हिलाती है। देखो मैं क्या लाई हूँ, ये तुम्हारे डैडी का ब्लैंकी है। वो इसे फिर से हिलाती है। ये देखो, बिल्कुल नया है। वो पालने में झुककर इसे कंबल में लपेट देती है और फिर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करती है। अब तुम सो जाओ, तुम्हारे जागने से पहले मम्मी पापा वापस आ जाएंगे और फिर हम उन्हें दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, है ना? फिर मैं तुम्हें हर टाइम बेबी सिट किया करूंगी। बूढ़ी औरत लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर जाती है। दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़कर वो अपने सोफे पर वापस जाकर बैठती है और जैसे ही वो सांस लेने लगती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। एक आह भरते हुए वो उठती है और नर्सरी में वापस जाती है। क्या बात है मेरे मुन्ना? वो लाइट ऑन करते समय कहती है। अरे नहीं! वो पालने की ओर भागती है। तुमने अपना ब्लैंकेट उतार दिया, तुम्हें ठंड लग रही होगी। वो कंबल को पालने के अंत से पकड़ती है और फिर एक और बार इसे बच्चे के ऊपर देती है। हो गया, अब तुम ठीक रहोगे। बूढ़ी औरत कमरे से बाहर आकर चुपचाप दरवाजे को आगे कर देती है। जैसे ही वो मुड़कर अपने सोफे पर वापस जाने लगती है, बच्चा फिर से रोने लगता है। एक बार और आह भर के वो दरवाजा खोलकर कमरे में आती है। एक बार फिर कंबल पालने के अंत में है, जहां बच्चे ने उसे पाँव मार के उतार दिया होगा। अच्छा ठीक है, ब्लैंकेट नहीं चाहिए। वो बच्चे को पालने से बाहर निकालती है और उसे तब तक पकड़ती है जब तक वो रोना बंद नहीं कर देता। वो उसे दोबारा पालने में डालती है। अब की बार कोई कंबल नहीं, अब सो जाओ, ग्रैमी भी थक गई है। बुढ़िया कंबल को पालने से बाहर निकालकर कमरे से बाहर आ जाती है। वो दरवाजे को आगे करती है और अविश्वसनीय रूप से बच्चा इस बार नहीं रोता। वो सोफे पर आकर बैठती है और जमाई लेती है। घर के बाहर हवा और तूफान दोनों तेज हो जाते हैं। बुढ़िया कांपती है। वो अपनी बगल में पड़े बेबी ब्लैंकेट को देखती है। वो इसे उठाकर इस पे बने जानवरों को देखती है और याद करती है कि कभी उसका अपना बेटा इसमें लिपटा होता था। वो इस विचार पर मुस्कुराती है और कंबल को अपने कंधों पर रख लेती है। वो सोफे पर अपना सर पीछे करती है और उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो कुछ समय के लिए आराम करेगी, सोएगी नहीं, बस कुछ समय आराम। माँ, ये हम हैं, हम वापस आ गए हैं, फिर से आपका। वो दोनों चिल्लाते हैं। जैसे ही घर में आने के बाद वो उस बूढ़ी औरत को खून से लथपथ फर्श पर गिरा हुआ पाते हैं। खून का स्रोत स्पष्ट है। उसके कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्सों से मांस फटा हुआ है, जैसे उस पर किसी जानवर ने हमला किया हो। जैसे ही वो बूढ़ी औरत के पास जाता है, उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता हुआ, महिला नर्सरी की ओर भागती है और अपने बच्चे को पालने में सोया पाती है। वो बच्चे को उठाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और फिर लिविंग रूम में लौट जाती है, जहां उसका पति अपनी मृत मां के पास बैठा है। पति और पत्नी इस पर इतना हैरान होते हैं कि उनका ध्यान सोफे पर पड़े इस बेबी ब्लैंकेट पर नहीं जाता, और ना ही उस क्रूर खून से भरे मुंह पर, जो धीरे धीरे गायब हो रहा है और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पसंदीदा ब्लैंकेट से ज्यादा कुछ आरामदायक हो।
हो सकता है कि आपके पास बचपन से ही एक हो, या फिर एक भारी कंबल जिसे आप जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे तब ले लें, या फिर एक वो जो कि बहुत फ्लफी और वार्म है और बस आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं। आज की अनोमली इन्हीं भावनाओं के साथ खेलती है, जिसका उपयोग वो अपने शिकार के खिलाफ करके SCP फाउंडेशन आर्काइव्स में अधिक इंसीडियस प्रेडेटरी अनोमलीज में से एक है। ये SCP-799 है, जिसे द कार्निवोरस ब्लैंकेट के रूप में जाना जाता है। SCP-799 एक प्रकार का जीव है जो अपने आकार और रूप में भिन्न हो सकता है, लेकिन जैसे कि इसके नाम ही से स्पष्ट है कि ये हमेशा किसी कंबल का रूप जरूर लेगा। अनोमली किस मटेरियल से बनी है ये अज्ञात है, लेकिन ये एक बहुत ही नरम फाइबर से बनी है जो कई मायनों में हाई क्वालिटी मेरिनो वूल के मिश्रण जैसा है। हालांकि एक जो अपने नेचुरल समकक्ष की तुलना में गर्मी को और भी प्रभावी ढंग से बरकरार रख सकती है। SCP-799 का वजन आधे किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम के बीच भिन्न हो सकता है, और जबकि हर इमेजिनेबल रंग में इसके उदाहरण पाए गए हैं, ये पेस्टल कलर्स के प्रति पूर्वानिर्धारित लगता है और इस पर अक्सर विभिन्न जानवरों के स्टाइलाइज्ड या फ्रेंडली डिपिक्टेड पैटर्न होंगे। पेस्टल कलर्स और चाइल्डिश पैटर्न दोनों SCP-799 की इंस्टेंसेस में विशेष रूप से आम है, जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है और इसे बेबी ब्लैंकेट्स के रूप में जाना जाता है। जबकि SCP-799 वास्तव में एक जीवित जीव है, इस बारे में डिबेट की जाती है कि क्या यह खुद एक जानवर है या शायद एक प्रकार की फंगल कॉलोनी। 799 की इंस्टेंसेस चलने या हिलने में असमर्थ हैं। ये लंबे समय तक मोशनलेस पड़े रहते हैं और इन्हें बहुत कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इन्हें कितनी छोटी राशि की आवश्यकता है, ये सामान्य घरेलू डस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि जानवरों का डेंडर या डेड ह्यूमन स्किन सेल्स को लगभग पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। कंबल मिनट की एक सीरीज के माध्यम से फीड करता है, जीव की सतह पर फैले माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स को फिल्टर करता है जो न्यूट्रिएंट्स के इनमें गिरने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन समुद्र तल पर स्पॉन्ज के विपरीत नहीं। SCP-799 की इंस्टेंसेस इस स्टेट में काफी समय तक जीवित रह सकती हैं और एक स्पेसिमन को एक डैम्प एटिक में कई वर्षों तक रहने के रूप में भी नोटिस किया गया था, जो पूरी तरह से छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर मौजूद थे जो ऊपर छत से नीचे की ओर बहते थे। क्या SCP-799 की इंस्टेंस को सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बिना लंबे समय तक चलने के लिए मजबूर किया जा सकता है? मतलब के उदाहरण के लिए जब इसे सील बंद क्लोजेट या दराज के अंदर रखा जाता है तो ये कुछ शारीरिक परिवर्तनों में से गुजरना शुरू कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने शिकारी रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये परिवर्तन केवल कैजुअल ऑब्जर्वेशन से नोटिसेबल नहीं है और इसके कई फिल्टर फीडिंग माउथ्स को एक सिंगल बड़े मुंह में परिवर्तित करने वाले कंबल से मिलकर बनता है, जो बेहद तेज दांतों की कई मल्टीपल रोज के साथ दिखता है। ब्लैंकेट जीव अपने क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टिश्यू का एक नया रूप भी विकसित करता है जो मांसपेशियों के समान होता है और कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज करने में सक्षम है। एक बार जब इसका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो SCP-799 की इंस्टेंस किसी अनसस्पेक्टिंग क्रिएचर के इंतजार में होगी कि वो खुद को इसके साथ कवर करे या इसे अपने शरीर के चारों ओर लिपेटे। एक बार जब वो ऐसा कर लेता है तो कंबल अपना समय तब तक शांति से बिताएगा जब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं चला जाता, आमतौर पर उसका पूरी तरह से सो जाने का इंतजार करता हुआ, जिस बिंदु पर इसका फीडिंग फेज शुरू होगा। एक बार जब जीव को ये पता चल जाता है कि उसका शिकार सो गया है तो फिर ये अपने न्यूली फॉर्म्ड मसल के साथ उस पर हमला करेगा, उसे पकड़कर, जिसके बाद ये अपना विशाल मुंह खोलता है। फिर ये अपने सीमित शिकार को काटना शुरू करेगा, कई किलोग्राम मांस, हड्डियों और किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को निगल लेगा, जिसे फिर ये एक पतले घोल में परिवर्तित करेगा, जिसे ये लगभग तुरंत इसके शरीर में फैल जाता है। इस दर्दनाक हिंसक प्रोसेस के कारण हमेशा पीड़ित व्यक्ति में खून की कमी होती है। हमले के 10 मिनट के भीतर SCP-799 पर मुंह फिर से गायब हो जाएगा, बिना संकेत छोड़े कि ये केवल एक सामान्य रोजमर्रा का कंबल ही है। हालांकि अब रहस्यमयी तरीके से इसका वजन पहले की तुलना में कई किलोग्राम अधिक है। हमले के 40 मिनट बाद SCP-799 के भीतर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने मूल रूप में वापस बदल जाएगा, सिंगल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फिर से कई अन्य फिल्टर फीडिंग माउथ्स में बदलता हुआ। जबकि SCP-799 इंसानों सहित
किसी भी गर्म खून वाले जानवर को खाने से खुश होता है। ये ठंडे खून वाले या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी सेंसेस केवल टच और हीट तक ही सीमित हो सकती हैं। इन्हीं संकेतों के रूप में उपभोग करके यह पोटेंशियल मील के चारों ओर लपेटा गया है। एक और सबसे अजीब बात जो SCP-799 की रिप्रोडक्शन से जुड़ी है वो ये है कि ये बडिंग के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे फ्लैटवर्म्स और कोरल्स करते हैं। जब ये पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लेता है और अपने मांस को पर्याप्त रूप से बढ़ाता है, या तो बहुत धीरे धीरे फिल्टर फीडिंग के माध्यम से या फिर तेजी से अपने कार्निवोरस फेज में, ये तब रजाई की तरह दिखना शुरू कर देगा। कई हफ्तों बाद रजाई का एक हिस्सा फूलेगा और इससे बाहर निकल जाएगा। ये नई छोटी इंस्टेंस एक ढीले तकिए जैसी होगी, जब तक कि ये भी खाना शुरू ना कर दे। न्यू इंस्टेंस अपने पेरेंट का एक आदर्श क्लोन होता है और ये अंततः एक समान आकार में विकसित होगा और अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू करेगा। यह ज्ञात है कि फुल मैच्योरिटी तक पहुंचने में SCP-799 को कितना समय लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट अनुमान ये है कि जब ये अपने फिल्टर फीडिंग फेज में हो तब हर 50 से 60 वर्षों में एक इंस्टेंस रिप्रोड्यूस होगा। SCP-799 की इंस्टेंसेस पूरे प्लेनेट में काफी प्रचलित हैं और SCP फाउंडेशन के पास वर्तमान में कंटेनमेंट में सैकड़ों उदाहरण हैं। दुर्भाग्य से यह ज्ञात है कि कितने अभी भी बाहर मौजूद हैं, क्योंकि जेनेरिक टेस्टिंग के माध्यम से एकमात्र रिलायबल तरीका जिसे इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके बहुत मुश्किल है। हालांकि किसी भी इंस्टेंस का पता लगने के बाद उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फाउंडेशन के पास पहले से ही रिसर्च पर्पसेस के लिए इसकी बहुत सी इंस्टेंसेस मौजूद हैं और ये आम जनता को नुकसान और जोखिम दोनों मामलों में ही बहुत अधिक खतरा है। SCP-799 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और हर इंस्टेंस को बायोसाइट 66 में अपने अलग बायो कंटेनमेंट साइट सेल में रखा गया है। डी क्लास कर्मियों के डोम से नियमित रूप से धूल एकत्र की जाती है और कंबल पर नियमित रूप से फेंकी जाती है ताकि उन्हें उनके फिल्टर फीडिंग फेज में ही रखा जा सके, और ये कोशिश करते हुए कि उनका आकार या वो रिप्रोड्यूस करने में सक्षम ना हो सकें। यदि कोई छोटा कपड़ा उनके कंटेनमेंट लॉकर में दिखता है तो उसे तुरंत वहां से हटाकर अलग से कंटेन किया जाता है। SCP-799 एकमात्र शिकारी जीव नहीं है जो फाउंडेशन कंटेनमेंट में कपड़े से मिलता जुलता है, और इसकी SCP-1626 है जो कि एक ओवरसाइज्ड ग्रे हुडेड स्वेटशर्ट है जो अपने फाइबर्स को उस व्यक्ति में घुसा देता है जो उसे पहनता है के साथ संभावित कनेक्शन में रिसर्च जारी है। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-1051 निवेदन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल देखें, एक ऐसी अनोमली जिसकी फीडिंग स्ट्रेटजी भी काफी यूनिक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं जल्दी आपकी कमेंट्स की सजेशंस में से किसी नई वीडियो के साथ लौटूंगा।